जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आप लोगों ने एनटीपीसी का ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया होगा, या कुछ लोग नहीं भरे होंगे, या कुछ लोग इंटर वाला भी फॉर्म भर चुके होंगे। तो अच्छा जोन सिलेक्ट करके फॉर्म भरिएगा। और इसके लिए हम लोग यूथ कंपटीशन का साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कवर करके फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने का। तो आज हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा है। तो कल का पहले जो लोग क्लास नहीं देखे हैं उसको देखकर रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनके विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी शाखाएं बनी हैं, जिनके जितने भी कल्चर वगैरह हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज इसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्गीकी। वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया है। फिर इसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है? तो जियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जियोलॉजी, और जीवों का विस्तृत अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। फिर उसके बाद में है बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? बॉटनी अर्थात विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन, जिसमें विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों का अध्ययन टैक्सोनॉमी। उसके बाद में है बॉटनी हो गया। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्यकी का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। मेमोलॉजी क्या है? मेमोलॉजी अर्थात स्तनधारी, स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। तो स्तनधारियों का अर्थात जिसमें कोई भी जंतु जिसमें स्तन कराने की क्षमता पाई जाती है वो स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे हो गया चमगादड़, व्हेल मछली और सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु में मानव सबसे ज्यादा बड़ा स्तनपायी पाया जाता है। फिर आगे है मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या होता है? मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे छोटी उपास्थि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सबसे बड़ी उपास्थि। फिर है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। रुधिर का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी अर्थात रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। रुधिर कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। फिर है न्यूरोलॉजी अर्थात तंत्रिका तंत्र का ऊतक अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र में सबसे कम विभेदन क्षमता पाई जाती है, इसलिए यह इसका पुनर्निर्माण होने की संभावना बहुत कम होती है। और सबसे ज्यादा संवर्धन क्षमता यकृत में पाई जाती है, जिस प्रकार कि उसमें किसी को चोट लगने पर या कट जाने पर वह पुनः अपने आप फिर से अपनी जगह स्थापित कर लेता है। फिर है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों क्रियाशीलता विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का तथा वंशागत का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक में माता का गुणसूत्र ज्यादा निर्भर करता है कि पिता का गुणसूत्र? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है बायोनॉमी। बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है टेरिटोलॉजी। टेरिटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मनुष्य जब वृद्धावस्था में पहुंचने लगता है तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी क्या है? तो रोगों की प्रकृति अर्थात रोग को जानना, उनके लक्षण पहचानना और क्या क्या कारक हो सकते हैं रोग होने के, तो उनको पैथोलॉजी कहा जाता है। हम लोग टेस्ट वगैरह कराने कहाँ जाते हैं? तो पैथोलॉजी में जाते हैं। फिर है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? तो कैंसर का और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। फिर है लिथोट्रिप्सी। किरणों की सहायता से गुर्दे अर्थात किडनी, पित्ताशय तथा मूत्राशय के थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। कैल्शियम ऑक्जेलेट से क्या बनती है? तो पथरी बनती है। फिर है डर्मेटोलॉजी अर्थात त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा की ऊपरी परत को
एपिडर्मिस कहा जाता है। फिर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है, जिसे औत्की भी कहते हैं। फिर है टिश्यू कल्चर। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। ऊतकों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। फिर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? तो पादप और जंतुओं के बाह्य आकारिकी की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी बाह्य आकारिकी का संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों के, फिजियोलॉजी अर्थात शरीर के विभिन्न भागों के और कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एक्थियोलॉजी में मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मछलियों को जो कृत्रिम रूप से बना के घर रखा जाता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम का किसको एक्वेरियम में क्या होता है? तो एक्वेरियम में पानी में मछलियों को कृत्रिम रूप से पाला जाता है। फिर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों के स्वास्थ्य, बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी क्या है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। फिर है एस्टोकोलॉजी में क्या होता है? तो कैप्रिस का अध्ययन, कैप्रिस का अध्ययन एस्टाकोलॉजी। फिर आगे है बायो इकोलॉजी। बायो इकोलॉजी अर्थात बायो इकोलॉजी में इकोलॉजी का अर्थ हो गया प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन बायो इकोलॉजी कहलाता है। फिर है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ इनके विकारों का अध्ययन किया जाता है, तो हिपैटोलॉजी कहलाता है। हेल्कोलॉजी मतलब अल्सर। अल्सर क्या होता है? तो आमाशय में जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो आमाशय की दीवारों का जो क्षरण होने लगता है उसे अल्सर कहते हैं। फिर है जीरोएट्रिक्स। जीरोएट्रिक्स से बुजुर्गों के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जो वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहलाता है, अभी हमने आपको बताया था, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है आर्केनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्केनोलॉजी। आगे है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी क्या है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन एपियोलॉजी कहलाता है। कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइनोलॉजी। कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। या किसके द्वारा फैलता है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है। जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है? फिर है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। छिपकली में पुनरुत्पादन भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि छिपकली का जब कोई दुर्घटना होती है तो वह अपना पूंछ गिरा देती है और 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद वह फिर से नई पूंछ का जनन हो जाता है, जिसे पुनरुत्भवन कहते हैं। फिर एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी में सजीवों, जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। फिर है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है क्रेनियोलॉजी अर्थात मानव के खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन किया जाता है क्रेनियोलॉजी में। फिर है चिरोपोडी। चिरोपोडी में शरीर के पैरों के विकार, पैरों के विकार के अध्ययन और निदान को चेरोपोडी कहा जाता है। ओनेरियोलॉजी क्या है? तो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो हम लोग सपना देखते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ज्यादातर लोगों के मन में खराब विचार ही आते हैं, रात को सोते हैं तो वह आसमान में उड़ते नजर आते हैं, उसे ऑनेरियो कल्चर कहते हैं, ऑनरियोलॉजी कहते हैं। फिर है मैलेकोलॉजी क्या है? तो मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है, तो मैलेकोलॉजी कहते हैं। फिर है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन कहलाता है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना तथा कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य की संरचना और आर्थिकी का कार्यकी का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। सर्प किस में आते हैं? तो ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। फिर है हर्पेटोलॉजी। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचर में कितने कितने हृदय कक्ष पाए जाते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताना है। उभयचरों का रक्त कैसा होता है? समतापिक, विषमतापिक? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षियों का अध्ययन।
पक्षियों का रक्त कैसा होता है? तो गर्म रक्त होता है। यह कैसे होते हैं? समतापी, विषमतापी। ये होते हैं समतापी, हम लोग जैसे समतापी होते हैं। इनकी हड्डियां कैसे होती हैं? इनकी हड्डियां वायवीय अर्थात खोखली होती हैं। फिर है इकोलॉजी, सजीवों पर इनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी का शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। फिर है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? तो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण और अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना बायोनिक्स अर्थात नए नए यंत्रों का उपयोग करना बायोनिक्स कहलाता है। बायोमेट्रिक क्या है? गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्रिक कहलाता है। और बायोमेट्रिक में क्या होता है? बायोमेट्रिक में हम लोग जैसे थंब देते हैं, आधार वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो बायोमेट्रिक होता है। फिर है पेलियो बायोलॉजी, जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी में जीवाश्मों का अध्ययन अर्थात जंतु और पादप का अध्ययन किया जाता है। फिर पैरासिटोलॉजी क्या है? परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। बॉटनी का अध्ययन, पादप का अध्ययन। बॉटनी में पादपों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। पेलियो बॉटनी क्या है? पादप जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक में क्या क्या आते हैं? कुकुरमुत्ता आते हैं, राइजोपस आते हैं और कुकस का अध्ययन आता है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी में पादप और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना अर्थात अध्ययन कहलाता है। फाइटोलॉजी क्या है? तो पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है क्लास अच्छा लग रहा होगा आप सभी को, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा। फिर है फाइटोमॉर्फोलॉजी, पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन फाइटोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी क्या है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन कहलाता है। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, तो घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। फिर है बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी। भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। फिर है फाइटोपैथोलॉजी, पौधों के रोग और उनके बचाव का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फिर है एग्रोबायोलॉजी क्या है? तो कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एथनोबॉटनी क्या है? तो वनस्पतियों के लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। फिर है फार्माकोलॉजी, औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। और जड़ी बूटियों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसमें है डेंड्रोलॉजी अर्थात काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी फलों और बीजों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी फलों और बीजों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी फलों और बीजों का अध्ययन। जिसमें जिसमें लॉजी आ रहा है वो सभी अध्ययन है। साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलदार फसलों का अध्ययन। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। अब देखते हैं विभिन्न शाखा के जनक कौन कौन है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु के जनक कौन है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हमने बताया था पिछली वाली क्लास, जिसने नहीं देखा वो देख ले, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर है जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। फिर है अनुवांशिकी जेनेटिक गेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी टीएच मॉर्गन है। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक में। किसने की थी? मृत कोशिका के रूप में की थी। फिर है उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो ह्यूगो डे ब्रिज है। जीवाश्मिकी का जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंसी है। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन लुई पाश्चर ने किया था। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। सुजन के इग्योनिस फ्रांसिस गाल्टन। फिर है पादप कार्य की प्लांट फाइकोलॉजी, तो स्टीफन हेल्स है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर है। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक कौन है? तो जी क्यूबियर है।
जीवाणु विज्ञान के बैक्टीरियोलॉजी के ल्यूवेनहॉक है। कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं और कवक विज्ञान का धन क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय कवक विज्ञान के जनक ए.जे. वुटलर हैं। फिर है भारतीय जीवाश्म विज्ञान वनस्पति के जनक बीरबल साहनी हैं। भारतीय ब्रायोलॉजी आर.एस. कश्यप। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक आर.एस. कश्यप। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक आर.एस. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी जनक आर.एस. मिश्रा। और पारिस्थितिकी का शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल। फिर आगे देखते हैं, तो अब इसमें आ गया है नया चैप्टर, तो इसको कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपना जवाब दीजिएगा और सुझाव दीजिएगा क्या क्या सही करना है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।